मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। साथियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन, उसके उदय के कारण तथा उनके द्वारा किए गए कार्य। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की दमनपूर्ण नीति के विरोध में भारत में नवयुवकों का, जवानों का एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसका उग्रवादी विचारधारा में भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। उनके शांतिपूर्ण, उग्रवादियों के शांतिपूर्ण संघर्ष में भी वो विश्वास नहीं करते थे। ये क्रांतिकारी, ये नवयुवक जो वर्ग था, ये भय से ब्रिटिश शासन को भयभीत कर उसे जड़ मूल से नष्ट करने के समर्थक थे। इन लोगों का विचार था कि शक्ति का मुकाबला शक्ति से ही संभव है और इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए या विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बंदूक और बम का मार्ग अपनाया। इन क्रांतिकारियों ने परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए मातृभूमि की बलवेदी पर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए ये तत्पर हो गए। तो ये जो विचारधारा पनपी, ये जो एक वर्ग तैयार हुआ क्रांतिकारियों का, ये क्यों हुआ? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका जवाब हम ढूंढेंगे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि संवैधानिक आंदोलन की जो असफलता है वो एक कारण है। क्रांतिकारी आंदोलन के जन्म का एक जो कारण है महत्वपूर्ण, वो संवैधानिक आंदोलन की असफलता था। जब उदारवाद असफल रहा तो गर्मपंथी लोग आए। उन्हें विश्वास हो गया कि प्रार्थना प्रतिनिधिमंडल और जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, उससे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। विदेशी साम्राज्य प्रदर्शन और आंदोलनों को भी कुचल देगा। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए शक्ति का संचय करना होगा और उग्र साधनों की पालना करनी होगी, उनका अवलंबन करना होगा। तो इन क्रांतिकारियों का विचार था कि बहरे कान केवल बम की आवाज़ सुन सकते हैं, जोरदार धमाका ही उन्हें नींद से जगा सकता है। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने सेशन जज के समक्ष अपने बयान में कहा भी था कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इस उच्च आदर्श की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के त्याग करने व कष्ट सहने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो ये जो संवैधानिक आंदोलन की असफलता थी, इसने क्रांतिकारियों का या इस नई विचारधारा का मार्ग प्रशस्त करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारण है वो है पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जो क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ, उदय हुआ, वो पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया मात्र था। इस आंदोलन का नेतृत्व पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवकों ने ही किया था। उन्होंने विदेशी आंदोलन, विचार तथा वातावरण को देखकर मातृभूमि की आज़ादी का संकल्प लिया था। शिरोल ने जुझारू राष्ट्रवाद को पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के विरुद्ध कट्टरपंथी ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया कहा है। इस विचार को अक्षरशः स्वीकार नहीं किया जा सकता। गैरेट के अनुसार क्रांतिकारी आंदोलन केवल ब्राह्मणों द्वारा आयोजित षड्यंत्र या आंदोलन नहीं था। बंगाल और पंजाब के जो नेता थे वो अन्य विभिन्न जातियों के थे। तो कुल मिला के इस आंदोलन का जो जन्म हुआ था वो पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप
हुआ था, ऐसा एक बड़े वर्ग का मानना है। फिर आर्थिक कारण भी बड़े महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। जो आर्थिक असंतोष है भारतीयों में, उसने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक देश की आर्थिक दशा को देखकर, ये जान करके देश आर्थिक दुर्दशा से ग्रसित है, जनता, संपूर्ण भारतीय जनता असंतोष और क्षोभ से व्याप्त हो गई। चारों तरफ अकाल, बीमारी, बेकारी ये ही मंडरा रही थी। इसी की छाया संपूर्ण भारत में हर तरफ दिखाई देती थी। और इस दरिद्रता ने, जिसका कारण, दरिद्रता के लिए कारण किसे माना गया? कारण माना गया अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को। और इस दरिद्रता ने भारतीयों के मन में उस सत्ता के विरुद्ध असंतोष और क्रांति को जन्म दे दिया। भारतीयों का यह विश्वास मजबूत होता जा रहा था कि देश की दुर्दशा का अंत तभी होगा जब हम अंग्रेजों की सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। और उस उखाड़ने के लिए, सत्ता को उखाड़ने के लिए हम बम और बंदूक का सहारा भी लेंगे। किसी भी प्रकार के साधन हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो साधन किस प्रकार के हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य है विदेशी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना, चाहे हमें उसके लिए हिंसा का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। तो ये एक बड़ी बात थी। फिर क्या है, जो सरकार की दमनकारी नीति थी, उसने भी इस आंदोलन को बढ़ाने में, इस आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड कर्जन की इस नीति ने जुझारू राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहित करने में बड़ा योग दिया। उनका कहना था कि जुझारू राष्ट्रवाद कर्जन की देन था। उसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल विभाजन जैसे कार्यों ने चारों तरफ क्रांतिकारी की लहर उत्पन्न कर दी। इन कार्यों के विरुद्ध हुए जन आंदोलन सरकार ने कुचल डाले थे, सरकार ने उनका दमन कर दिया था। परिणाम स्वरूप लोगों में उत्तेजना फैल गई। दमनकारी कानूनों तथा कठोर दंड ने गुप्त क्रांतिकारी संगठनों को जन्म दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति से हताश होकर क्रांति का मार्ग अपना लिया। 1908 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को लिखा था कि राजद्रोह और अन्य अपराधों के संबंध में जो दिल दहलाने वाले दंड दिए जा रहे हैं, उनके कारण मैं चिंतित और चकित हूँ। हम व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कठोर उपाय सफल नहीं होंगे। इसका परिणाम उल्टा होगा और लोग बम का सहारा लेंगे। और कालांतर में लॉर्ड मार्ले का मिंटो को लिखा गया या कहा गया यह कथन अक्षर से सत्य प्रतीत हुआ और भारत में क्रांति ने पैर पसार लिए। फिर एक जो कर्जन का महत्वपूर्ण कार्य था, जिसने भारत के अंदर बांटो और राज करो की नीति का अवलंबन किया, वो था बंगाल का विभाजन। कर्जन का ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। 1905 में उसने बंगाल की राष्ट्रीयता पर प्रहार करते हुए उसे सांप्रदायिक आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया। सारे भारत में इसे राष्ट्रवाद के लिए चुनौती माना गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। हमने समझा हमारा घोर अपमान किया गया है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध उद्वेलनकारी आंदोलन प्रारंभ हो गए। सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए भयंकर दमन चक्र चलाया। तब ऐसी स्थिति में नवयुवकों ने प्रभावशाली उपायों की आवश्यकता महसूस की। परिणाम स्वरूप जुझारू राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और बंगाल में तो इस जुझारू राष्ट्रवाद ने क्रांतिकारियों के जत्थे तैयार कर दिए और बंगाल क्रांतिकारियों का बड़ा केंद्र बन गया।
गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेता ने भी कहा है कि बंटवारे के फलस्वरूप बंगाल की जनभावना में भयंकर या भयानक परिवर्तन हुआ है। वह हमारी राष्ट्रीय प्रगति के इतिहास में एक सीमा चिन्ह होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल के जो विभाजन था उसने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करके दे दी। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म भारत में हो गया। अब बात आती है क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली की। तो क्रांतिकारियों की यह मान्यता थी कि अंग्रेजी शासन पाशविक शक्ति पर निर्भर है, अतः हमें अपने को स्वतंत्र करने के लिए इसी शक्ति का अवलंबन करना होगा और देश की स्वतंत्रता केवल और केवल इसी मार्ग से प्राप्त की जा सकती है। उनका लक्ष्य था तलवार हाथ में लो और सरकार को काट दो, मिटा दो। क्रांतिकारियों की जो कार्यप्रणाली थी उसमें पत्रों तथा साहित्य से शिक्षित लोगों के मस्तिष्क में विदेशी दासता के प्रति घृणा उत्पन्न करना, संगीत नाटक के द्वारा बेकारी और भूख से त्रस्त लोगों को निडर बनाना और उनके अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना। फिर शत्रु को प्रदर्शन, आंदोलन और धमाकों से भयभीत रखना, हथियारों को बनाना, उन्हें प्राप्त करना, चंदा, दान तथा लूट के माध्यम से या अन्य किसी भी साधन से धन का संग्रह करना, राष्ट्रीय अपमान तथा देशभक्तों पर होने वाले अत्याचारों का बदला लेना, सेनाओं में विद्रोह फैलाना और अत्याचारी शासकों के मन में अत्याचार के विरुद्ध भय उत्पन्न करना क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली का बड़ा हिस्सा था। अब जो दूसरा बिंदु है, आगामी बिंदु है, उसमें क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य है वो उस पर चर्चा करेंगे। और उसमें क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य था समाज में और देश में व्याप्त असमानता की समाप्ति की जाए, शोषण व अन्याय का विरोध किया जाए और स्वतंत्रता की प्राप्ति की जाए। क्रांतिकारी देश को पराधीनता से मुक्त कराना चाहते थे और वे देश में पूर्ण लोकतंत्र भी स्थापित करना चाहते थे। किसानों, मजदूरों का एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे जहां असमानता ना हो। विदेशी शासक के मन में शोषण व अन्याय के प्रति भय उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे क्रांतिकारी। 4 जून 1929 ईस्वी को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के निम्नलिखित बयान से, जो ये निम्न बयान है, उससे क्रांतिकारियों की जो विचारधारा है वो स्पष्ट होती है। उनका मानना था, उनका कहना था कि क्रांति के विरोधियों द्वारा भ्रांतिवश इस विचार को अपना लिया गया है कि क्रांति का तात्पर्य शस्त्रों, हथियारों या अन्य साधनों से हत्या या अन्य हिंसक कार्य करना है। पर क्रांति का अभिप्राय केवल बम व पिस्तौल ही नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय यह है कि आज की उस स्थिति व समाज व्यवस्था को बदला जाए जो स्पष्टतः अन्याय पर टिकी हुई है। क्रांति व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करने और हमारे राष्ट्र के लिए पूर्ण आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करने के लिए है। और क्रांति के हमारे विचार का अंतिम लक्ष्य भी यही है। तो इन बातों से, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इन विचारों से एकदम स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारियों के जो उद्देश्य थे वो था असमानता की समाप्ति, शोषण व अन्याय का विरोध और पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य थे जिनको लेकर भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का
की प्रगति और विकास होता है। अब बात आती है क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की। तो क्रांतिकारियों को जिसे हम जुझारू राष्ट्रवादी भी कहते हैं, उनके जो कार्य थे वो एक बार जब प्रारंभ हुए तो उनमें कौमा तो लगे लेकिन पूर्ण विराम नहीं लगा। चाहे उन्हें कितना भी त्याग करना पड़ा हो, कितना भी बलिदान देना पड़ा हो, यहाँ तक कि अपनी जानें भी गंवानी पड़ी, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि गवर्नर 5 दिसंबर 1907 को बंगाल के गवर्नर की गाड़ी पर बम फेंका गया। मिदनापुर के पास एक विस्फोट हुआ और गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। हालांकि इस घटना में गवर्नर बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना ने सरकार के कान खोल दिए। फिर ढाका का गोलीकांड 23 दिसंबर 1907 को क्रांतिकारियों ने ढाका के भूतपूर्व जिलाधीश को गोली मार दी। हालांकि मजिस्ट्रेट घायल हुआ, मरा नहीं, लेकिन इस घटना ने भी अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न करने में अपना योग दिया। फिर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न हुआ। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस नामक 2 नवयुवकों को यह दायित्व सौंपा गया था। इन्होंने किंग्सफोर्ड की मोटर पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में उस समय केवल 2 अंग्रेज महिलाएं थीं जो मारी गईं। किंग्सफोर्ड बच गए। इस कार्य के लिए खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। वी सोरेल के अनुसार खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्रीय वीर तथा शहीद बन गए। यद्यपि यह कार्यक्रम असफल रहा था, तथापि इस घटना ने भारत और इंग्लैंड में तहलका मचा दिया। फिर अलीपुर कांड, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकार ने क्रांतिकारियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। इसमें बम, डायनामाइट, कारतूस, सभी प्रकार के हथियार, अस्त्र शस्त्र थे। इस घटना में 31 लोग गिरफ्तार हुए और कन्हई लाल तथा सत्येन चाकी को मृत्युदंड दिया गया। फिर इसी तरीके का कांड तिनेवाली कांड था। मद्रास के तिनेवाली में जब क्रांतिकारियों के दमन के कठोर उपाय किए गए तो 17 जून 1911 को तिनेवाली के मजिस्ट्रेट को गोली मार दी गई। मदन लाल ढींगरा या क्रांतिकारियों को जिस प्रकार के दंड दिए गए, जैक्सन तथा वाइली क्रांतिकारियों को भयंकर सजा दिला रहे थे। गणेश सावरकर को क्रांति की कविताओं के लिए आजन्म देश निर्वासन दिया गया। इसका बदला लेने के लिए भारत सचिव वाइली को मदन लाल ढींगरा ने जुलाई 1909 में गोली से उड़ा दिया। ढींगरा के द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उसे मृत्युदंड दिया गया। इधर अनंत कन्हेरी ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन को गोली से उड़ा दिया। सरकार ने नासिक षड्यंत्र केस खड़ा करके उन अनेक नवयुवकों को मृत्युदंड तथा अनेक को लंबी सजाएं दी। तो इस प्रकार जो क्रांतिकारियों को दंड था, उसने भी घटनाओं को विस्तार दिया। फिर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। हालांकि इस घटना में वायसराय बच गए, परंतु उनका एक अंगरक्षक मारा गया। और इस कार्य के लिए रास बिहारी बोस के ऊपर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया और अनेक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। तो इस प्रकार ये आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मद्रास हो, चाहे दिल्ली हो, कोने कोने में क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार का पूरा ध्यान तो युद्ध की तरफ लगा था। इस कारण रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, गणेश विष्णु पिंगले, बागी करतार सिंह आदि क्रांतिकारियों ने
समस्त भारत में विद्रोह की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के द्वारा लूट मार भी एक बड़ा काम था। अपनी गतिविधियों को तीव्र बनाया इन्होंने इस तरीके से। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया। कलकत्ता की एक दुकान से हथियार लूट लिए गए। कोमा गाटामारू के जो यात्री थे उन्हें कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और उन पर अत्याचार किए गए। इससे सरकार के विरुद्ध और भी असंतोष फैल गया। क्रांतिकारियों ने धन संग्रह के लिए अनेक डाके डाले, रेलें लूटी, ट्रेजरी लूटी जाने लगी, कोष लूटे गए। उसी तरीके से क्रांतिकारियों के कार्यों में जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था विदेशों में क्रांतिकारियों की सक्रियता। भारत के बाहर भी क्रांतिकारियों ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इन लोगों का विचार था कि देश के अंदर हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन को किसी बाह्य सशस्त्र आंदोलन के द्वारा शक्ति पहुंचाना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, वीर सावरकर, रास बिहारी बोस, जे सिंह, सरदार सिंह राणा, मादाम कामा, तो इन्होंने विदेशों में बढ़ चढ़ कर कार्य किए, क्रांतिकारी कार्य किए, संस्थाओं का गठन किया, क्रांतिकारी विचार का प्रचार प्रसार किया, अनेक संस्थाओं की स्थापना कर ली और वहाँ से भारत को हथियार भी सप्लाई किए गए। प्रवासी भारतीयों को क्रांतिकारी बनाया गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन कर लिया और गदर नामक अखबार निकाला गया। इस प्रकार भारतीय लोगों की विदेशों में सक्रियता ने क्रांतिकारी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह क्रांतिकारियों के जो अन्य षड्यंत्र थे, अन्य कार्य थे, उनमें काकोरी कांड, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह, सान्याल, अशफाक, इस घटना में सरकारी कोष लूट लिया गया था। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम, राजगुरु, जयगोपाल, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने कार्य किया। सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाहौर में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। मतलब क्रांतिकारियों के कार्यों ने संपूर्ण भारतीय जनमानस को आंदोलित कर दिया गया और ब्रिटिश सत्ता को झकझोर दिया। तो पट्टाभी सीतारमैया भी ये लिखने के लिए मजबूर हो गए कि भगत सिंह का नाम आज उतना ही लोकप्रिय हो चुका था जितना महात्मा गांधी। तो क्रांतिकारियों के जो सिरमौर थे भगत सिंह, उन्हें जब फांसी की सज़ा हुई तो पूरा देश उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ और किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों को देश छोड़ने की मांग पर अड़ गया। तो इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आशा है आपको इस व्याख्यान से लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।